आज मैं एक और स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ। चूँकि भारत में 60% से ज़्यादा लोग गांव में रहते हैं, तो गांव में क्या है, खेती बाड़ी तो होती है, तो बिना ज़मीन की चर्चा की हम आगे बढ़ ही कैसे सकते हैं। तो इसीलिए, और याद रखिए ये जो टॉपिक है ये एक लौता ऐसा टॉपिक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एग्जाम हो, 2019 के आईएएस के प्रीलिम्स के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, यार जागीरदारी और जमींदारी में क्या डिफरेंस है। कहने को तो बहुत छोटा सा है, लेकिन इसका अंतर आया था आईएएस में। अब आप समझ लीजिए लेवल कितना बड़ा है इन सारी चीज़ों का। तो हम लोग उसी को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है, भारत में शुरुआत कैसे हुई, क्या हिस्ट्री है, कितने % टैक्स लगते थे, कैसे शुरुआत हुई, इन चीज़ों को शुरू कर रहे हैं। तो चलिए आप सबसे पहली चीज़ का जवाब दीजिए कि जागीरदारी और ज़मींदारी में क्या फ़र्क है, क्योंकि अगर आप वो जान पाएंगे तभी हम लोग इस पर आएंगे। हर चीज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिएगा, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। ठीक है, उससे होगा क्या जानते हैं, ऑब्जेक्टिव जब आपके सामने आएगा तो आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर है। तो चलिए बताइए, एक होता है जागीरदार, एक होता है जमींदार। तो पहले मैं आपको बताता हूँ जागीरदार। जागीरदार की शुरुआत ऐसा नहीं था कि भारत में नहीं था, लेकिन फिर भी अगर ऑथेंटिक अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखा जाए तो सल्तनत कालीन समय से जागीरदारी शुरू हुई। ठीक, और मुगल काल में अच्छे खासी चली। तो अब जागीरदार होता क्या है, मान लीजिए मैं कहीं का राजा हूँ और कहीं कई सारी प्रजा है। मैं राजा हूँ, अब मेरे अंडर में कई सारे पुलिस वाले होंगे, मिलिट्री वाले होंगे, कई सारे डिपार्टमेंट होंगे कि नहीं होंगे। उन डिपार्टमेंट जो कि मेरे लिए काम कर रहे हैं, उन्हें सैलरी चाहिए। अब मान लिया मैं उनसे क्या कहता हूँ, मान लीजिए आप ही हैं, आप ही की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए आप हैं, एक पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। आपको सैलरी की बजाय मैं ये कहता हूँ कि यार चलिए आप एक काम करिए भाई साहब, आप बगल वाली ज़मीन जो है, एक सेट ज़मीन मैंने बता दिया कि यार ये ज़मीन अब आपकी हो गई, मैं आपको सैलरी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको ज़मीन दे रहा हूँ। अब इस ज़मीन से जो फसल होगी, जो पैसा मिले वो आपका। इसको बोलते हैं जागीर दे देना। पक्का ना, किसके बदले में, क्योंकि आप मेरे लिए काम कर रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम प्रोवाइडिंग दैट पर्टिकुलर लैंड असाइनिंग यू। किसके तौर पे, आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, मैं आपको सैलरी ना देके जागीर दे रहा हूँ। जागीर का मतलब एक लैंड असाइन कर दे रहा हूँ। अब आपको उससे जो पैसा मिलेगा वो आप रखिएगा, ठीक है ना, उससे जो भी कुछ मिलेगा आप उससे अपना खर्चा चलाइएगा। ठीक है, ये आपका, इसको बोलते हैं जागीरदारी। अब मुझे अब ध्यान से बताइए, क्या ये जागीरदारी बदली जा सकती है? ऑब्वियसली आपकी जगह कोई अधिकारी आएगा, वो ज़मीन उसकी आ जाएगी। तो उसका मतलब जागीरदारी व्यवस्था ट्रांसफरेबल होती है, याद रखिएगा, ये बदली जा सकती है जागीरदारी। दूसरी व्यवस्था होती है, देखिए जमींदारी। जमींदारी नाम से ही शब्द है, ऐसा आदमी जिसके पास ढेर सारी ज़मीनें हो। जमींदारी का मतलब ऐसा आदमी जिसके पास खुद की ढेर सारी ज़मीन हो। अब जिसके पास खुद की ढेर सारी ज़मीन हो तो अब उसको पास अधिकार भी तो होंगे ना, किस चीज़ का, रेवेन्यू को कलेक्ट करने का अधिकार। तो याद रखिएगा, ज़मींदारी में जो आदमी होता है वो उसका ऑनर होता है लैंड का। अब ये बताइए, आप लैंड के ऑनर होंगे तो क्या ये ट्रांसफ़र किया जा सकता है? नहीं, ये इनहेरिटेंस चलता है। इनहेरिटेंस का मतलब उत्तराधिकार, हेरिडिटरी का मतलब आप फिर आपका बेटा। तो ये जो जागीरदार नहीं, जमींदार जो जमींदार होते हैं वो हेरिडिटरी होते हैं, वंशानुगत होते हैं। अब क्या होता है, जमींदार के पास, जिसके पास इतनी ज़मीन होगी, वो क्या करेगा, रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। मैं राजा हूँ, आप जमींदार हैं, आपको मैं कहता हूँ बेटा रेवेन्यू कलेक्ट करके जो मिले हमको दो, साथ में मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आप वो मुझे हेल्प भी प्रोवाइड करोगे। चाहे मुझे मिलिट्री की ज़रूरत होगी तो आप मुझे कुछ सेवक ला के दोगे। जिन चीज़ों की मुझसे आपको ज़रूरत होगी, मुझे गिफ्ट की ज़रूरत हो तो आप मुझे गिफ्ट भी दोगे। तो समझ में आ गया ना, एक हो गया जागीरदार, दूसरा हो गया जमींदार। जागीरदार वाली पोस्ट ट्रांसफरेबल थी, जमींदार वंशानुगत थी। ये अंतर था, ये आईएएस के क्वेश्चन में आया था 2019 में। अब आ जाइए हम लोग अपना पढ़ते हैं। क्लियर हो गया ना, जब मैं जागीरदार बोलूंगा तो उसका अलग कॉन्सेप्ट है, जमींदार का अलग कॉन्सेप्ट है। जमींदार जमीन का मालिक है, जागीरदार सिर्फ एक जागीर को असाइन किया गया है। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए काम कर रहा है, मैं सैलरी ना देके उसको क्या कर रहा हूँ, वो मेरा पुलिस है, पुलिस का अधिकारी है। अब जो पुलिस का अधिकारी है तो भैया उसको सैलरी ना देके मैंने बोला ले बेटा ले, एक अलॉट कर दे रहा हूँ तुमको लैंड में। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट जागीरदार एंड जमींदार। अब आ जाइए अपना स्टार्ट करते हैं। 3 टाइप के भू राजस्व व्यवस्था भारत में थे। कितने टाइप के? 3 टाइप के। जागीरदारी की शुरुआत सल्तनत कालीन से हुई और पहुंची मुगल राज शासन व्यवस्था तक। ठीक है, अच्छा हिस्ट्री के मैंने बहुत सारे देखिए शॉर्टकट्स बना रखे हैं। धीरे धीरे समय आने पे मैं जब खाली होऊंगा तो आपको बताता जाऊंगा। मेरा पहला टारगेट है कि मैं आपका 75% से ज़्यादा सिलेबस इसका पहले पूरा कर दूं, ग्राम समाज का। तो मेरी पूरी कोशिश है कि जो चीज़ें बुक में आपको ना मिल पाए, आई कैन कंप्लीट दोज ऑल थिंग विद इन दिस वीडियोज़।
ठीक है, बाकी का आप सब हैं साथ में। तो चलिए, आज ये 3 टाइप की भू राजस्व व्यवस्था भारत में थी। कितने टाइप की थी? 3 टाइप की। सबसे पहले नाम याद रखिए। सबसे पहला था स्थायी बंदोबस्त। कितने टाइप की व्यवस्था? 3 टाइप की व्यवस्था। सबसे पहला स्थायी बंदोबस्त, दूसरा था रैयतवाड़ी और तीसरा था महालवाड़ी। मैंने भारत का नक्शा इसलिए बना रखा है ना, ताकि आपको ये समझने में बहुत आसानी हो जाए कि यार कौन सी व्यवस्था कहाँ पे लागू थी और कैसे चलती थी। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें देखिए लिखने से याद नहीं होती, वो देख लेने से, मानचित्र को या मैप को देख लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। मेरे कमरे में मैप भारत का भी पड़ा है, इस कैमरे के ठीक पीछे, और वर्ल्ड का भी चिपका हुआ है। ठीक है, आपके पास भी ज़रूर होना चाहिए, आपके स्टडी टेबल के आसपास में। तो चलिए आइए, सबसे पहली व्यवस्था थी स्थायी बंदोबस्त। इसके बारे में ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, इसके कई सारे नाम हैं। देखिए, स्थायी बंदोबस्त के सबसे पहले तो कई सारे नाम कौन कौन से थे? इस्तमरारी, इस्तमरारी एक, दूसरा जागीरदारी, तीसरा माल गुजारी। याद रखिएगा, कभी आपसे पूछे जागीरदारी, कभी आपसे पूछे इस्तमरारी, कभी पूछे माल गुजारी, या बोले स्थायी बंदोबस्त, या इंग्लिश में बोल दे यार परमानेंट सेटलमेंट। तो याद रखिएगा, परमानेंट सेटलमेंट को 2 लोग थे। एक आदमी जो प्लानिंग करता है, तो परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त को प्लान किया था किसने? जॉन शोर ने। याद रखिएगा, हर चीज़ को लिखते जाइए। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, लेकिन शायद थोड़ा बहुत अलग क्या, ऐसा ही है, आपको अच्छा लगे तो बताइएगा। ठीक है, जॉन शोर ने इसको प्लान किया। प्लान का मतलब, जैसे मैं बोलूँ यार मुझे कुछ बनाना है, एक लागू करनी है, तो जॉन शोर ने इसको प्लान किया। और इसको लागू किसने किया? याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। ठीक है, कौन सी? स्थायी बंदोबस्त को 1793। अब आपको ये याद रखना है, मई 1793। 22 आप भूल भी जाएं चल जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको याद क्या रखना है? मई 1793 में किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को शुरू किया। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा और डिटेल जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि इसको शुरू कब कर दिया गया था? 1790 में 10 साल के लिए शुरू किया गया था। ध्यान से सुनिए, 1790 में ही 10 साल के लिए एक लगान व्यवस्था शुरू की। किसने? इसी कॉर्नवालिस ने। लेकिन 3 ही साल बाद 1793 में ही उसको परमानेंट कर दिया। समझ गए ना मेरी बात? लगान व्यवस्था शुरू 1790 में की लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लेकिन 3 ही साल बाद, पहले जब शुरू की थी तो वो 10 साल के लिए लगान व्यवस्था, लेकिन 3 ही साल बाद 1743 में इस बंदे ने इसको परमानेंट बना दिया गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? परमानेंट सेटलमेंट। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया। कहाँ पे शुरू किया? तो याद रखिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। सबसे पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा। याद रखिएगा, BOB, बॉब, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और एक और जगह याद रखिएगा। ये अब क्वेश्चन आ चुका है, दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग दिस पॉइंट ओवर हियर, कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के साथ साथ बनारस में कौन सी व्यवस्था थी? याद रखिएगा, बनारस में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस में किसने लागू की थी? कॉर्नवालिस ने। किसने प्लानिंग की थी? जॉन शोर ने। इससे ज़्यादा इस पर नहीं आया। एक और चीज़, कितना टैक्स रेट था? सबसे ज़्यादा टैक्स रेट, अभी मैं लास्ट में बताऊंगा, एक एग्जाम में आया भी है क्वेश्चन, कि याद रखिए, जमींदार ऑनर थे लैंड के। अब आप जमींदार का मतलब आप समझ में आ रहा है ना, जमींदार और जागीरदार में अंतर आपको समझ में आ चुका होगा। तो जमींदार ही ऑनर थे लैंड के। अब देखिए, मजदूर है, जमींदार के पास जमीन है, उस पर कई सारे किसान काम कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने बोला यार देखो, 10/11 भाग हमें चाहिए। कितना? 10/11 भाग का मतलब 90% से ज़्यादा, 90% अप्रॉक्सीमेटली 10/11 भाग तुम जो भी रेवेन्यू मिलेगा वो हमें दे दोगे। अपने पास लैंडलॉर्ड या फिर कहा जाए जमींदार कितना रखेगा? 1/11 भाग रखेगा। तो याद रखिए, यहाँ पे जमीन का मालिक, स्थायी बंदोबस्त में जमीन का मालिक जमींदार हुआ करता था, जो खुद के पास 1/11 भाग रखता था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को 10/11 भाग दे देता था, जो कि 90% टैक्स था। झेला देता था कि नहीं? अब ये देखिए, जब 90% देना है गवर्नमेंट को या ब्रिटिश को देना है, तो ये जमींदार क्या सोचता होगा? ये सोचता होगा जितना चूस लो इन लोगों को, जितने किसान हैं इनको जितना चूस लो उतना बेहतर है। तो इन लोगों ने पहली बार, याद रखिएगा, ये शोषण करना शुरू कर दिया। 1/11 भाग खुद रखेगा, गवर्नमेंट को देना है 10/11 भाग। तो भैया शोषण तो करेंगे ही ना। किसका शोषण करेंगे? वो जो जमीन पर पड़े, कहीं और उनको पिटाई शुरू करिए, यार और ज़्यादा उगाओ और ये करो। जितना ज़्यादा पैदावार होगी उतना ज़्यादा रेवेन्यू होगा, जितना ज़्यादा रेवेन्यू होगा उतना ज़्यादा खुद के पास रखेंगे और गवर्नमेंट को देंगे। ठीक है, तो अपनी तो आमदनी बढ़ानी ही थी। तो इन लोगों ने गरीबों का शोषण करना शुरू किया। याद रखिए, ये सबसे पहली कमी थी। 90% टैक्स देने के बाद गरीबों का शोषण हो रहा था यहाँ पे।
इस वजह से स्वतंत्रता जब प्राप्ति हुई ना, तो गवर्नमेंट को बहुत सारे रूल चेंज करने पड़े, बहुत सारे सुधार करने पड़े भूमि में। हम लोग आगे उसको देखेंगे, एक सीक्वेंस में चलेंगे। अब आ जाइए, सेकंड व्यवस्था थी रैयतवाड़ी। सबसे पहली कौन? स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट, जो कि कहाँ कहाँ हुआ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, और एक और कहाँ पे? बनारस में। नाउ लेट अस कम टू द अनदर पॉइंट विच इज रैयतवाड़ी। रैयत का मतलब क्या होता है जानते हैं? रैयत का मतलब होता है कल्टीवेटर। वो जो किसान धान को उगा रहा है या जो अनाजों को उगाता है उसको बोलते हैं क्या? रैयत। मतलब कल्टीवेटर या उत्पादक। उत्पादक उत्पादक कौन है? किसान। रैयत का मतलब किसान, एकदम साफ भाषा में समझिए, रैयत का मतलब किसान। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब शुरू हुई? सबसे पहले 1793 में स्थायी बंदोबस्त, फिर 1820 में, याद रखिएगा ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, 1820 में कौन सी व्यवस्था शुरू हुई? रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू हुई। किसने शुरू करवाई? तो दो लोग थे, याद रखिए, मुनरो और चार्ल्स रीड ने रिकमेंड किया कि ये शुरू करना है, शुरू करो। किसने? हेक्टर मुनरो और चार्ल्स रीड ने कौन सी? रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में शुरू की। अब देखिए, ये एक बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। ये व्यवस्था में 90% टैक्स था, एकदम झेल गया था किसान। ये व्यवस्था थोड़ी सी सही क्यों थी? इस व्यवस्था में अच्छी चीज़ ये थी, ये टेक्निकलिटी पे बेस्ड थी, थोड़ा साइंटिफिक मेथड यूज़ किया गया। इसने देखा यार, थोड़ा सा लोगों को समझने की कोशिश की गई कि यार ऐसी ज़मीन जो उपजाऊ है उस पर हम ज़्यादा टैक्स लें, ऐसी ज़मीन जो कि सूखी हो उस पर कम टैक्स लें। याद रखिएगा, इसलिए ये व्यवस्था अच्छी थी। तो ये व्यवस्था रिकार्डो एक थे भाई साहब, रिकार्डो एक साइंटिस्ट थे, रिकार्डो के वैज्ञानिक थ्योरी पर आधारित थी। कौन सी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छी अच्छी जगह पूछा जा चुका है बड़े से बड़े एग्जामों में। ऐसा नहीं है, देखिए मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, मैं आज भी इंजीनियरिंग से ही जुड़ा हूँ थ्रू आउट, लेकिन ये करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है ना, आइदर इट इज़ इंजीनियरिंग और इट इज़ नॉन इंजीनियरिंग, इन ऑल फील्ड इट इज़ मैंडेटरी टू लर्न, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड लर्निंग दिस ऑल थिंग। ठीक है, फिर मेरा ध्यान बदला, वो सब अलग बात है, बट ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके मेथड, किसकी थ्योरी पर आधारित है? रिकार्डो के वैज्ञानिक साइंटिफिक थ्योरी पर आधारित है। और ये साइंटिफिक थ्योरी क्या थी कि भैया जहाँ पे उपजाऊ या दलदली ज़मीन है वहाँ ज़्यादा परसेंट टैक्स ले दो। तो याद रखिए, दलदली ज़मीन का 60% टैक्स, और जो सूखी ज़मीन हो उस पर कितना टैक्स लेना शुरू किया गया? 50% टैक्स ही लेना शुरू किया गया। याद रखिएगा, यहाँ पे जो टैक्स लिया गया वो किस पे? मिट्टी की क्वालिटी पे आधारित लिया गया पहली बार। याद रखिए, यहाँ पे क्या था? भसड़ मची थी, हमें चाहिए 90% टैक्स, 10/11 भाग चाहिए, चाहे जहाँ से लाओ। यहाँ पे क्या कहती है? नहीं यार, ज़मीन अगर कहीं पे दलदली है तो हम 60% लेंगे, उपजाऊ है। कहीं पे अगर उपजाऊ नहीं है, सूखी ज़मीन है, तो वहाँ 50% टैक्स हम लोग लेंगे। तो याद रखिएगा, ये थोड़ी सी अच्छी व्यवस्था थी। और पेमेंट कैसे होता था? याद रखिए, टैक्स को डायरेक्ट सेटलमेंट बिटवीन गवर्नमेंट एंड रैयत। याद रखिएगा, पहले वाले में कौन था? मजदूरों को चूसता था कौन? जमींदार। जमींदार किसको देता था पैसा? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इसका मतलब बीच में बिचौलिया आ गए थे। लेकिन रैयतवाड़ी में क्या हुआ? डायरेक्ट सेटलमेंट हुआ। किसके किसके बीच में? गवर्नमेंट ने बोला चलो तुम्हारी ज़मीन में दलदली उपजाऊ है, 60% हमें दे दो। सीधे डायरेक्ट कांटेक्ट करने की किससे कोशिश की? किसानों से, रैयत से। अब ये रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ कहाँ चली? तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, 60% दलदली भूमि में, 50% सूखी भूमि में ली गई। 1820 में शुरू की गई, मुनरो और चार्ल्स रीड ने शुरू की, और डायरेक्ट सेटलमेंट हुआ गवर्नमेंट और किसानों के बीच में। और सबसे बड़ी बात, जो टैक्स लिया गया वो ओनली कैश लिया गया। पैसा चाहिए, जो भी टैक्स हमें चाहिए वो कैसे चाहिए? कैश में चाहिए। याद रखिएगा, ठीक है। और इसको कहाँ शुरू किया गया? तो दो जगह याद रखिए, एक तो बॉम्बे में, दूसरा मद्रास में। तो स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस कहाँ? स्थायी बंदोबस्त। दूसरा आता है रैयतवाड़ी। कहाँ पे? रैयतवाड़ी बॉम्बे और मद्रास में रैयतवाड़ी शुरू की गई। ठीक है। अब ये दो व्यवस्था के बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट व्यवस्था आती है, महालवाड़ी। महालवाड़ी व्यवस्था इन दोनों व्यवस्थाओं की, अच्छा याद रखिएगा, टैक्स सिस्टम के हिसाब से आप समझ लीजिए, पहले में 90% लगभग टैक्स था, मतलब 10/11 भाग आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 90+ रहेगा। दूसरे वाले में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसमें देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ लैंड, द गवर्नमेंट स्टार्टेड टेकिंग द टैक्स फ्रॉम द डायरेक्टली फ्रॉम द कल्टिवेटर्स। कितना? 60% दलदली का, 50% सूखी भूमि का। अब आ जाइए तीसरा, महालवाड़ी व्यवस्था, सबसे ज़रूरी। याद रखिएगा, रैयतवाड़ी सबसे पहले
जमींदारी 1793, फिर 1820 रैयतवाड़ी, फिर कहाँ महालवाड़ी, महालवाड़ी व्यवस्था 1833। और ये व्यवस्था पिछली दोनों व्यवस्थाओं की क्या थी, मिक्स्ड थी, हाइब्रिड, पहले वाले का भी मिक्स, पहली और दूसरी वाले का मिक्स हो गई थी ये व्यवस्था, ठीक है। अब ये व्यवस्था याद रखिएगा शुरू किसने की, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ये आपको बहुत कम बुक में मिलेगा, याद रखिए, हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू की। किसने शुरू की, याद रखिएगा, महालवाड़ी व्यवस्था किसने, मैकेंजी ने शुरू की। इस बात को रट डालिए, 100 बार रट डालिए, कम बुकों में दिखेगा, ठीक है। अब आप ऐसा नहीं, अगर आप लूसेंट वूसेंट पढ़ते हैं तो नहीं दिखेगा ये, तो लूसेंट में शायद नहीं है। महालवाड़ी, हॉल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी को शुरू किया, 1833 में शुरू किया। किसके टाइम पे शुरू हुआ, याद रखिए, इन लोगों ने शुरू किया किसके टाइम पे, लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे शुरू किया, ठीक है। महाल का मतलब क्या होता है, देखिए, महाल का मतलब कई सारे छोटे गांवों को मिक्स कर दीजिए, गांव का ग्रुप, छोटे छोटे गांवों का ग्रुप, उसको क्या बोलते हैं, महाल। और जो महाल या उस ग्रुप के लीडर होते थे, जैसे गांव है तो गांव का प्रधान आजकल होता है ना, वैसे गांव का जो विलेज का जो लीडर होता था उसको बोला जाता था लंबरदार। क्या बोला जाता था, लंबरदार, ठीक है। अब क्या होता था, गवर्नमेंट इस लंबरदार से कलेक्ट करती थी। यहाँ पे पहली बार क्या हुआ, देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, ब्लाइंडली मार दिया गया। यहाँ पे क्या हुआ, इंडिविजुअल, भाई पूरा लूटा गया अच्छे से। यहाँ पे क्या हुआ, जमीन के आधार पर। यहाँ पे याद रखिए एवरेज टैक्स लेना शुरू किया गया। एवरेज टैक्स का मतलब, भैया 6 गांव है, 6 गांव का एक लंबरदार है, उन गांव का जो महालपति है या फिर जो लंबरदार है, जो ऑनर हेड है, उससे कांटेक्ट किया गया कि यार तुम एवरेज व्यवस्था ले आओ, जैसे अच्छी खराब जमीन सब मिला के कितना हमें टैक्स चाहिए, 66% टैक्स हमें चाहिए। कितना प्रतिशत टैक्स चाहिए, 66% टैक्स। तो अब भैया तीनों व्यवस्थाओं में कमी। ये व्यवस्था कहाँ लागू की गई, तो याद रखिए गैंगेटिक प्लेन, गंगा के प्लेन पे और पंजाब वाले इलाके में, देख रहे हैं ना, ये नॉर्थ इंडिया के ये वाले इलाके में, गंगा का प्लेन गंगेटिक साइड में और पंजाब साइड इलाके में, याद रखिएगा, पंजाब और गंगा साइड इलाके में क्या शुरू किया गया, महालवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई। अब यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, क्वेश्चन आता है कि यार इन तीनों में सबसे ज़्यादा टैक्स कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा टैक्स कहाँ पे है, ये बताइए, स्थायी बंदोबस्त में। फिर कितना परसेंट टैक्स, 66% टैक्स महालवाड़ी में, और फिर सबसे कम टैक्स किसमें था, रैयतवाड़ी में, याद रखिएगा। तो ये टैक्स का सिस्टम था, ये आज़ादी के पहले का था। क्या ये सही था, नहीं, इन सब में कमी थी भाई। अल्टीमेटली ये चूज किसको रहे थे, ये खा किसको रहे थे, किसानों को ही तो खा रहे थे ना। यहाँ पे देखिए बिचौलिया था, कौन, जमींदार, बहुत बड़े बिचौलिए थे, ये सब चूसते थे, इन्हें खुद भी पैसा चाहिए था, गवर्नमेंट को तो देना ही है, तो भैया जितना ज़्यादा चूसेंगे उतना ही ज़्यादा दूसरे को भी खिलाएंगे, खुद भी खाएंगे, गवर्नमेंट को मज़ा भी आता था। यहाँ भी गवर्नमेंट ने चूसना शुरू किया। भैया गवर्नमेंट आती थी, डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करती थी, तो भैया दो, सीधे अब तुमको मार रहे हैं। तीसरा इसमें मिक्स हुआ, लेकिन ये भी कोई बहुत बढ़िया व्यवस्था नहीं साबित हुई। इसलिए जब आज़ाद हुआ भारत ना, तो भारत में ज़रूरत किस चीज़ की पड़ी पता है, भूमि सुधार की। क्यों, क्योंकि किसानों की बड़ी बदहाल अवस्था हो गई थी। सारा का सारा पैसा किन के पास रहा होगा, सोचिए, जमींदारों के पास, बिचौलियों के पास। तो गवर्नमेंट ने आज़ादी के बाद सबसे पहले इन बिचौलियों का कार्यक्रम ही समाप्त कर दिया। कैसे, अमेंडमेंट कर करके, वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, आने वाले अपकमिंग टाइप में। कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये प्लीज़ आप इसको ग्रामीण समाज का टॉपिक मत समझिएगा, ये ग्रामीण समाज से ज़्यादा जीएस का टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और याद रखिएगा जो हिस्ट्री के कई सारे टॉपिक्स हैं, आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू दैट माय ऑप्शनल सब्जेक्ट इन यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम इज हिस्ट्री, सो आई हैव सम वेरी गुड ट्रिक्स फॉर द हिस्ट्री दैट आई विल बी अपलोडिंग इन अपकमिंग टाइम। सो थैंक यू सो मच, बताइएगा ज़रूर कैसा है। थैंक यू।